स्वागत है दोस्तों आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज जो संविधान के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपको रिपीट करता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं दोस्तों, तो इसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे और इस जो जितने क्वेश्चन हैं इसको हम याद करेंगे। ठीक है, एक बार हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे जिससे हमें परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रेड कलर की बटन को दबा दें। ठीक है, जिससे नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पर है दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा। देखिए, कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है राष्ट्रपति के महाभियोग के यानी के प्रावधानों के बारे में बताता है। क्वेश्चन ये है कि सिर्फ आपको इतना देखना है कि यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग, क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछता है कि राष्ट्रपति के जो महाभियोग यानी राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगता है वो किस अनुच्छेद में है, बस इतना पूछेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन, 61 अनुच्छेद क्या हो जाएगा 61 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर हम क्या लगाते हैं, महाभियोग। ठीक है, यानी ये संसद लगाती है भाई। ठीक है, कौन लगाता है, संसद के दोनों सदनों ने मिलकर यहाँ पे क्या लगाते हैं, महाभियोग। तो यहाँ पे समझ में आया आपको कि राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में अनुच्छेद कौन बताता है, अनुच्छेद 61। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिए भाई, ये आपका दिया गया है क्वेश्चन। कह रहा है कि 1978 में संपत्ति के अधिग्रहण और निपटान के अधिकार में मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त किया। यानी संपत्ति, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है कि संपत्ति के अधिग्रहण या संपत्ति के जो प्रावधान थे उसको किस अनुच्छेद के तहत उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत उसको समाप्त किया गया, संपत्ति का जो अधिग्रहण था उसको अनुच्छेद 44 के तहत उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया, दिया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 44 के तहत इसको हटा दिया गया है, लेकिन ये संपत्ति के अधिकार जो है अनुच्छेद 301 में ले जाकर ये लोग रख दिए हैं, 301 के का में। ठीक है, अनुच्छेद 301 के का या ए में। ठीक है, इसको ले जाकर के रख दिए हैं जिसका नाम है क्या, विधिक। ठीक है, या विधि का निर्माण ऐसे करके वहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपको समझ में आया कि संपत्ति का अधिग्रहण जो है किस अनुच्छेद के तहत इसको ख़त्म किया गया, अनुच्छेद 44 के। इसको कहाँ रखा गया है, अनुच्छेद 301 के का में या ए में रखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए क्वेश्चन में कहा कि यदि एक वृद्ध व्यक्ति है तो उसे धारा 83 आईपीसी के तहत आंशिक रूप से अक्षम माना जाता है। ठीक है, यानी धारा जो 83 आईपीसी चल रहा है इस समय के तहत आंशिक रूप से उसे अक्षम माना जाएगा। क्या अक्षम माना जाएगा भाई, 7 वर्ष से अधिक और 12 अधिक से कम, अर्थात ये 7 वर्ष से अधिक हो और 12 वर्ष यानी 12 अधिक से कम। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 7 वर्ष से अधिक और 12 अधिक से कम। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, बताइए। जो आपका ऑप्शन दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, कनाडा दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये कई बार रिपीट किया गया है दोस्तों। तो बताइए ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, अच्छा तो अगर आपसे क्वेश्चन ये कहा कि सबसे छोटा लिखित संविधान है संयुक्त राज्य अमेरिका का, यही क्वेश्चन कहता कि सबसे पहले संविधान किसका बना था, तो सबसे पहले संविधान को किसने लिखा था, यानी किसका संविधान बना, तो ये बना था संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है,
तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, इनमें से कौन सा भाई, ठीक है, इनमें से कौन सा सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कभी कभी सीआरपीसी दिया है, कहीं कहीं दिया रहता है सीआरपीएफ दिया रहता है, तो देख लेना। ठीक है, चलिए तो किसके अनुसार गिरफ्तार नहीं कर सकता भाई? सशस्त्र बल के कर्मी। ठीक है, सशस्त्र बल के कर्मी के अनुसार ये गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है, आपका आंसर कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता प्रावधानों से संबंधित है? तो हमने बताया है आपको कि नागरिकता का प्रावधान है आपका भाग 2 में। किसमें है? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है ये भाग 2 में है, ये नागरिकता है। क्या है भाई? नागरिकता का प्रावधान दिया गया है इसमें। ठीक है, नागरिकता के बारे में समझ में आया आपको? चलिए ये आपका हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से किसके सिक्के का संगीत के प्रति उनका प्रेम चलता है, यानी किसके सिक्के का संगीत के प्रति उनके प्रेम का पता चलता है भाई? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से। मौर्य होगा, नंद होगा, यानी गुप्त होगा, और क्या होगा? चोल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा आपका गुप्त साम्राज्य। ठीक है, जो गुप्त काल के जो सिक्के होते थे उससे संगीत के प्रति उनका प्रेम पता चलता था। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं। किस चार्टर अधिनियम द्वारा चीन के साथ व्यापार करने की पूर्वी भारत की कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चीन के साथ व्यापार करने की पूर्वी भारत का जो कंपनी का एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। ठीक है, यानी वो जो चीन के साथ व्यापार कर रही थी उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया कि अब भाई इस एक्ट के तहत अब चीन के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो कौन सा चार्टर अधिनियम था? यानी आपका था 1793 था, 1813 था, 1833 था, 1855। तो बताइए आपका कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1813, अर्थात बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहा जाता है। तो न्यायपालिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन में है साधारण कानून, बी में है निर्णय विधि, और सी में है कानून का नियम, डी में है प्रशासनिक कानून। तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग कि न्यायपालिका द्वारा जो कानून बनाया जाता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि न्यायपालिका द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं उनको निर्णय विधि कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी में केस लॉ कहा जाता है। ठीक है, मतलब केस लॉ, लॉ माने नियम होता है, केस। ठीक है, निर्णय विधि, इसी को अंग्रेजी में केस लॉ कहा जाता है। कभी कभी आपको दिया रहेगा केस लॉ, तो आप जानते रहिएगा, गलती मत करना। ठीक है दोस्तों, तो न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को निर्णय विधि या केस लॉ कहा जाता है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैवल्य धर्म। ठीक है, कैवल्य धर्म किससे जुड़ा है? समझ में आया आपको क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाइएगा। कैवल्य धर्म किससे जुड़ा है? बौद्ध से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से। तो आपका कैवल्य धर्म दोस्तों आप ऑप्शन से छांट दीजिए, 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब बचा है 50%, तो 50% बताइए कौन सा ही होगा? तो कैवल्य धर्म जो है दोस्तों वो है जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म।
ठीक है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे भाई? महावीर स्वामी थे। ये कौन से तीर्थकार थे? ये 24वें तीर्थकार थे। ठीक है। अच्छा, पहले तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे भाई? ऋषभदेव थे। ठीक है, ऋषभदेव थे। समझ में आया? यानी जैन धर्म की स्थापना किसने किया? ठीक है, महावीर स्वामी ने किया। और इसके पहले कौन थे तीर्थकार? ऋषभदेव थे। और 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी थे। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर है, बताइए। यहाँ पर स्क्रीन में दिया गया है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? यानी समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। इसको कहा जाता है दोस्तों, आप इसको जानते रहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सिविल से संबंधित भी क्वेश्चन ऐसे दे देता है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर कौन हो जाएगा? समान नागरिकता संहिता। तो यहाँ पे हो जाएगा 44, अनुच्छेद 44 के तहत। ठीक है, समान नागरिकता संहिता होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का विरोध करता है? कौन ऐसा शब्द है भाई कि स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का विरोध करता है? बताइए। केंद्रीकरण है और विकेंद्रीकरण है, निजीकरण है, राष्ट्रीयकरण है, बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर लेने से पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल RM एकेडमी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से वीडियो हम आपको लेकर आते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीकरण। क्या हो जाएगा भाई? केंद्रीकरण, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार किस तरह का अधिकार है? तो दोस्तों आप लोग वोट देते हैं, ठीक है, अपने मत को देते हैं। तो ये वोट देने का अधिकार किस तरह का अधिकार है? मानवाधिकार है, नागरिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। तो आप लोग यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका पहली बात तो प्राकृतिक अधिकार है, हो नहीं सकता, बचा 75%। आप इसमें से छांटिए। अब देखिए नागरिक अधिकार, ठीक है, नागरिक अधिकार, आप भारत के नागरिक हैं, मैं मानता हूं, लेकिन वोट देने का अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये राजनीतिक अधिकार, ऐसी कोई बात नहीं है। पता लगे सब राजनीतिक अधिकार के पर कहकर वोट देने लगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो वोट देने का जो अधिकार हमें मिला है वो है मानवाधिकार। ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये होता है 10 दिसंबर को। ठीक है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। चाहे RRC ग्रुप डी हो, NTPC हो, पेट हो, कोई भी एग्जाम हो, ये लगभग हर एक एग्जामों में पूछता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा वोट देने का अधिकार, मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर देखिए। ये क्वेश्चन में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र, यानी कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते? यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। तो देखिए, तो यानी आपके राष्ट्रपति के चुनाव में तो लोकसभा और राज्यसभा चुनाव ले सकते हैं, यानी चुनाव भाग ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सदन है। और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा केंद्र शासित पर यानी प्रदेश विधायिका के सदस्य, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका आंसर जो होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, कौन भाग नहीं ले सकते? तो ये राज्य विधान परिषद के सदस्य, जो राज्य विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो भाग नहीं ले पाएंगे। राज्य का मतलब यहाँ पे राज्य के स्तर पर आप देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, राज्य के स्तर में आप लोग देखेंगे तो एक होती है राज्य विधान परिषद, एक होती है विधानसभा। क्या होती है भाई? विधानसभा होती है। ठीक है, तो जो विधानसभा होती है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, लेकिन
ये जो इसका एक दूसरा अंग होता है राज्य विधान परिषद होती है, ये चुनाव में भाग नहीं लेती है। अच्छा, तो एक हो गया राज्य के दृष्टि में विधानसभा भाग लेती है, दूसरा है दोस्तों केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। समझ में आया? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कितने लोग भाग लेते हैं मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ, फिर से देख लीजिए। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं दोस्तों वो हैं कौन? लोकसभा राज्यसभा के सदस्य और यानी हो जाएगा राज्य के विधानसभा। ठीक है, राज्य के विधानसभा जो होती है वो उनके सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। यानी यहाँ पर 3 लोग यहाँ पर भाग लेते हैं राष्ट्रपति में। कौन? लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। तो जो राज्य विधानसभा है यही भाग नहीं लेती। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सा भाग नहीं लेता है? राज्य विधान परिषद। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपको और बता दे रहा हूँ। लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। और राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। तो लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन। दूसरी बात, राज्यसभा को ही अस्थाई सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थाई सदन। क्यों? क्योंकि हर तीसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य यानी हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य इसके क्या हो जाते हैं? पदमुक्त हो जाते हैं और इनका निर्वाचन करा लिया जाता है। तो इसलिए ये क्या होता है कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर जानते रहिए कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ दोस्तों कि ये अब आ गया है तो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए कि ये जो लोकसभा होती है, लोकसभा को निम्न सदन, ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। यानी इसको निम्न यानी लो का मतलब निम्न सदन, ये हाई का मतलब उच्च सदन कहा जाता है। दूसरी बात, लोकसभा का आपको लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 30 साल। आयु कितनी है? 30 साल। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 25 साल। कितना होगा भाई? 25 वर्ष होगा। ठीक है, लोकसभा के सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए आपको 25 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है, और राज्यसभा में आपको चुनाव अगर लड़ना है तो वहाँ पर आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। समझ में आया? ठीक है, राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उन्हीं को उपराष्ट्रपति कहा जाता है। समझ में आया? उपराष्ट्रपति किसे कहते हैं? तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उन्हीं को हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 साल के लिए होता है। ठीक है, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इससे संबंधित जितने क्वेश्चन थे सबको कुछ बता दिया। एक बार फिर से देख लीजिए। लोकसभा को निम्न सदन, ठीक है, अगर आपको लोकसभा में चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु 25 साल होना चाहिए। इसका कार्यकाल 5 साल है। ठीक है, चलिए, राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है उसका कार्यकाल। ठीक है, राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा के यानी राज्यसभा के जो क्या होते हैं यानी उपसभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्य 6 साल का होता है, लेकिन जो उपसभापति होते हैं यानी उपराष्ट्रपति उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। समझ में आया? चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर देखिए आप लोग। यहाँ पर इसको करिए और बताइए, निम्नलिखित में कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी का सदन नहीं है? हमने आपको बताया कि जो संसद होती है भाई, जो संसद होती है वो 2 सदनों से मिलकर बनी है। बनने को तो इसमें 3 भाग होते हैं, 3 अंग, लेकिन जो सदन है वो है कौन? लोकसभा होती है दोस्तों। कौन सी सभा होती है? लोकसभा और राज्यसभा। समझ में आया? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, यहाँ पर होती है राष्ट्रपति। ठीक है,
तो राष्ट्रपति आप लोग समझ जाइए, संसद जो होती है दोस्तों, संसद जो होती है वो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और कौन, राज्यसभा। लेकिन आपसे पूछा जाए कितने सदन होते हैं, तो सदन भाई 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में आप देखिए इसी में आता है आपका प्रधानमंत्री आता है, लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, रेल मंत्री, तो जितने मंत्री आते हैं लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों सदनों में से किसी का सदन नहीं है। हमने बताया कि संसद का भाग है राष्ट्रपति, लेकिन ये सदनों में से किसी का सदस्य नहीं होता है। ये एक प्रकार का अभिन्न अंग है, कौन, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताइए। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, राष्ट्रपति। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि दोनों सदनों का किसी का सदस्य नहीं है, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिए। ठीक है, क्वेश्चन को बताइए कि भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, करके बताइए दोस्तों। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप इसको करिए, हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को देखिए और बताइए। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया दोस्तों, बताइए। भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त आप लोगों ने पढ़ा है, बताइए क्या होगा। सुकुमार सेन, AP सेन वर्मा, KV सुंदरम, T स्वामीनाथन, बताइए जल्दी से कौन सा होगा। चलिए इसका आंसर देखिए, तो यहाँ पर भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे KV सुंदरम। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर आपको पता चल गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के यानी मुख्य चुनाव आयुक्त जो दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कौन है, KV सुंदरम। बात करें हम कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो है सुकुमार सेन है। ठीक है, पहले कौन है भाई, सुकुमार सेन है, और दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, KV सुंदरम। रट के जाइएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए। क्वेश्चन ये स्क्रीन पर है, हमें जल्दी से बताइए। गुजरात की संसदीय सीटों की संख्या क्या है। ठीक है, बताइए गुजरात की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है, 10 है, 26 है, 28 है, 48। जल्दी से बताइए। गुजरात की संसदीय सीटों की संख्या 26 है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो गुजरात से आया, तो गुजरात से क्वेश्चन को हम क्लियर करते हुए चलेंगे दोस्तों। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, क्या है, गांधीनगर है। कौन सा नगर है, गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, समझ में आया आपको। ठीक है, चलिए। गुजरात में एक बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, जिसको मुक्त व्यापार बंदरगाह भी कहा जाता है। कौन सा बंदरगाह, मुक्त व्यापार बंदरगाह। अब कहा जाए कि यहाँ पर आप लोग जान गए कि गुजरात जो है, ठीक है, कांडला बंदरगाह यानी कांडला बंदरगाह आपसे पूछे या मुक्त व्यापार बंदरगाह पूछे तो कहाँ है, गुजरात में। दूसरा दोस्तों इसी पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपसे ज्वारी बंदरगाह कहाँ है, तो इसी कांडला बंदरगाह को ही ज्वारी बंदरगाह भी कहा जाता है। समझ में आया। तो ज्वारी बंदरगाह किसे कहते हैं, तो ज्वारी बंदरगाह या कांडला बंदरगाह या मुक्त व्यापार बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, गुजरात। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन है, तो भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है गुजरात। समझ में आया, गुजरात आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आपको ज़रूर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल किस राज्य में विधानसभा के लिए महिला को मनोनीत करता है। सभी राज्यों में नहीं है, सिर्फ एक राज्य है, तो बताएंगे कौन सा होगा। तो यहाँ पर
राज्यपाल जो होता है दोस्तों, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, किस राज्य में विधानसभा के लिए मैंने बताया कि राज्यों के लिए जो विधानमंडल होती है, राज्य में विधानमंडल जो होती है, विधानसभा होती है, क्या होती है भाई, विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, क्या होती है, विधान परिषद होती है। ठीक है, जानते रहना कि राज्य में क्या होती है, यानी विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो विधान यानी आपको विधानसभा में महिला को मनोनीत करता है, तो विधानसभा में महिला को मनोनीत करता है कौन सा है, जम्मू कश्मीर, आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये हाल ही में आपका जो जम्मू कश्मीर है दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा कि जो ये बंदरगाह है, ठीक है, यानी सॉरी, ये जो जम्मू कश्मीर है, ये क्या करता है, महिला को मनोनीत करता है, किसमें, विधानसभा में। ये जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, समझ में आया आपको। चलिए, केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर है, क्या है भाई, श्रीनगर है। अब मैं कह दूं कि जम्मू कश्मीर में जो आपका केंद्र शासित प्रदेश बना है वो है लेह, कौन सा है, लेह। तो लेह की राजधानी क्या है, लेह की राजधानी आपका, ये लेह केंद्र शासित प्रदेश है, लेह की राजधानी है आपकी लद्दाख। ठीक है, क्या है, लद्दाख, रट के जाइएगा, क्वेश्चन रिपीट करेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, लेह की राजधानी क्या हो गई, लद्दाख। दूसरी बात दोस्तों, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन पूछता है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, फिर से मैं बता रहा हूँ, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में है। पढ़ के जाइए, रट के जाइए दोस्तों। इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं। तो चलिए हम आपको क्या क्या क्वेश्चन क्लियर कराएं, फिर से देख लीजिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या होता है, विधानसभा में महिला को मनोनीत किया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, तो ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, 8वां है। यानी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। समझ में आया, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसको आप याद कर सकते हैं, 8 28, समझ में आया। दूसरी बात, तो यहाँ पर जो एक जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में कौन सा भाग जो आपका उसमें यानी किसमें भाई, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश बना है उसकी वो है लेह। तो लेह की राजधानी क्या बना दी गई है, लद्दाख। समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पर एक राजधानी यानी एक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान बहुत पूछता है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। समझ में आया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए स्क्रीन पर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को, किस पूर्व यानी वो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, कौन, जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो जो मुख्य यानी सॉरी यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश यानी पूर्व के मुख्य न्यायाधीश, सॉरी मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश जो हैं दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में कहा है कि मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा को यानी पूर्व के मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है एस राजेंद्र बाबू, JS खेहर, HL दत्तू, रंजन गोगोई। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए यहाँ से कौन सा आंसर होगा। तो बताएंगे, तो यहाँ पर जितने लोग बता रहे हैं भाई हाँ सही है, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए, डी ऑप्शन करेक्ट, रंजन गोगोई। तो रंजन गोगोई क्या है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको राज्यसभा में नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आया। तो दोस्तों मैं आपके लिए इतने क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको एक बता दूँ कि भारत में कितने न्यायालय हुए हैं। तो अभी कितने हैं, 25 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है, इसको रट लेना। तो 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी, यानी पहली बार जब किया गया था 3 उच्च न्यायालय की, मुंबई, मद्रास और कौन है एक, ठीक है,
एक है आपका, एक और था भाई, वहाँ पे क्लियर कर लेना। ये कब हुआ था? 1862 में, ठीक है। कब हुआ था? 62 में हुआ था। चलिए, ये आपको समझ में आया कि कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? रंजन गोगोई, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैंने आपके लिए इतने क्वेश्चन लेकर आए थे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया हो दोस्तों, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरीके से आपको वीडियो लेकर आते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।